हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं एकेएम क्लासेस में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है रियल नंबर के पार्ट 5 को पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने 4 पार्ट को पहले ही अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि √2, √3, √5 ऑन सो ऑन बहुत सारे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा नंबर कैसे जानेंगे कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर है। उसी के जस्ट अपोजिट हम लोग आज जानेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है, इरेशनल कैसे बिहेवियर दर्शाता है। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट को इरेशनल के लिए लिखा है। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके समझते हैं कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर में पहला नंबर पॉइंट करता है, फर्स्ट नंबर पॉइंट करता है कि कोई भी नंबर जो है, यानी कोई भी इरेशनल नंबर जब डेसिमल में हम लोग लिखते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने इन तीनों नंबर को लिया है। ये तीनों नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। अब जान लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग हुए ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद, यानी कि 3.4, ये हो गए टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद ये रुक गए, टर्मिनेट हो गए। यदि नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, यानी कि पॉइंट के बाद एक नंबर चलते जा रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, इन नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसमें टर्मिनेटिंग क्या हुआ कि एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर तक जाएंगे और वो रुक जाएंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। यानी आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि कोई भी टर्म जो है, यानी कोई भी टर्म एक एग्जैक्ट टर्म बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर 42 एक टर्म है तो क्या बार बार 42 रिपीट कर रहा है? यानी यहाँ पर ऐसा कोई टर्म नहीं है, यानी कोई नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट कर रहा। ऐसा है, देख लीजिए, यहाँ 3 है, फिर से 3 आ रहा है, वो नहीं। एक टर्म, एक सीक्वेंस जो बार बार रिपीट कर रहा हो, उसको ही हम लोग कहेंगे रिपीटिंग। यहाँ पर कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस बार बार रिपीट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद, इसीलिए हम लोग नॉन रिपीटिंग कहेंगे। तो इरेशनल नंबर कहता है कि इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिपीटिंग होते हैं। लिखा है इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए, ये जो नंबर हैं, ये देखिए 0.1 001 0001 00। देखिए, ये कोई खास पैटर्न बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिए, 01 अगर कोई खास मेरा नंबर हो, तो अगर 01 01 01 01 01 बार बार रिपीट करे तो वह टर्मिनेटिंग हो गए, सॉरी वो रिपीटिंग हो गए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 0.01 तो आ रहे हैं, ठीक, लेकिन फिर 001 आ जा रहे हैं, फिर 001 आ जा रहे हैं, फिर 00001 आ जा रहे हैं। तो ऐसे में इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग। ये रिपीट नहीं कर रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये कोई भी टर्म के बाद रुक नहीं रहे हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इरेशनल नंबर का दूसरा पॉइंट है कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, यानी कि ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। जैसे कि देखिए, 2 क्या है? 2 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो वो टर्म क्या होंगे? पॉइंट में आएंगे। परफेक्ट तो आंसर नहीं हुआ। ऐसे ही टर्म को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। फिर से समझ लीजिए, ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो उसके रूट को हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। यानी यहां पर √2, √5, √6, √7, √8 ETCR इरेशनल नंबर। यहां पर ये सारे नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। अगला है इरेशनल नंबर का कि जब कोई नंबर m है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। कोई नंबर m कोई इंटीजर है, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो m का क्यूब रूट क्या होंगे? वो इरेशनल होंगे। जैसे m के लिए कोई इंटीजर यानी √2 का क्यूब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, पॉइंट के बाद कुछ आता है नंबर, तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? जो है इरेशनल कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है कि पाई जो होते हैं, हम लोग जो मैथ में पाई का यूज करते हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक। लेकिन पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लिखते हैं, वो रेशनल होते हैं, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7
7 नहीं होता है। 22/7 का जो वैल्यू आता है वो टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेटिंग नहीं, रिपीटिंग है। यानी 22/7 का जो वैल्यू आएगा पॉइंट के बाद कुछ टर्म के बाद वो रिपीट करने लगेगा। लेकिन पाई का वैल्यू जो आता है वो रिपीट नहीं करता है। तो हम लोग पाई बराबर 22/7 इसीलिए लेते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू जो है होता है जो लगभग बराबर होता है 22/7 के, इसलिए पाई जो है वो इरेशनल है, लेकिन 22/7 जो है वो रेशनल होते हैं। चलिए इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग, कुछ थ्योरम को हम लोग करते हैं। चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम नंबर 1 कह रहा है कि P जो है, ये P जो है वो कोई प्राइम नंबर है, ठीक। और A क्या है हमारे, A जो है वो इंटीजर है। P एक क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का डिफिनेशन जिसका प्रोडक्ट यानी जिसका फैक्टराइजेशन जो है एक और स्वयं होते हैं। तो P एक प्राइम नंबर है एंड A क्या है, एक इंटीजर है, यानी 1 2 3 4 कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो कहता है P अगर डिवाइड देता है A² को, यानी P डिवाइड्स A², यानी P A² को डिवाइड कर सकता है, तो कहता है हमको दिखाना है कि P A को भी डिवाइड करेगा, यानी A का 2 पावर को डिवाइड करता है तो सिंगल पावर को भी डिवाइड करता है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि A का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। A क्या है, इंटीजर है। एक इंटीजर को सपोज दैट एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं, 6 है, ठीक। 6 एक इंटीजर है। 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 × 3 ये हो जाएगा। अब देखिए कोई भी इंटीजर का बात, तो प्राइम नंबर खुद ही ले लेते हैं, 3 है तो उसको 3 के ही फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कोई भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग ले लेते हैं कि A कोई नंबर है, उसका प्राइम नंबर कौन कौन सा है, P1 है, P2 है, P3 है, ... Pn है। यानी A कोई नंबर है, वो उसको जो लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो P1 P2 P3 ... Pn आते हैं, ठीक। अब मान लीजिए उसके 2 आएंगे तो P1 P2 ही वैल्यू रखाएगा, अगर 5 आएंगे तो 5 तक जाएगा। हमको तो नहीं मालूम है कि A जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि P1 P2 P3 ... Pn तक है वो, ठीक। अब जो है हम क्या करेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि P1 P2 Pn ये सब जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। P1 P2 P3 के बारे में लिख देते हैं, P1 P2 P3 ये सब क्या है, ... Pn। ये सारे नंबर जो हैं वो क्या है, ऑल आर प्राइम्स, सारे क्या है, प्राइम्स हैं। और क्या लिख सकते हैं, ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट। ये सारे जो हैं P1 P2 P3 ये सारे जो हैं वो अलग अलग नहीं है, और नॉट नेसेसरी लिख देते हैं। ये सारे जरूरी नहीं है कि वो अलग ही होंगे, यानी P1 P2 P3 ... Pn का वैल्यू, P1 P2 जरूरी नहीं है कि अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर हम लोग ले लेते हैं 12, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 3 यही होगा, यानी P1 P2 तो सेम हो गए। यही कहता है ऑल आर, तो सारे नंबर जो हैं वो प्राइम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑल आर नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, यानी सारे अलग अलग होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है, कुछ सेम भी तो हो सकते हैं। बस यही कहा गया। आगे हम लोग देखते हैं कि जब A जो है, A² का वैल्यू निकालते हैं, तो A² बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, P1 P2 P3 ... Pn, फिर P1 P2 P3 लिखेंगे, सबके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, P1 P2 P3, यहां भी P1 P2 P3 के बीच में। अब देखिए क्या है कि जब P डिवाइड्स A², ये तो क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि P A² को डिवाइड करते हैं, यानी
P जो है इन्हीं सब में से कोई इसी का एक वैल्यू होगा, यानी P इज वन ऑफ द P1 P2 P3 P4 Pn, इन्हीं में से कोई एक होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि P जो है प्राइम नंबर है और A का वैल्यू जो है हम लोग मैक्सिमम प्राइम नंबर इतने हैं, ऐसे मान लिया कि A को जब हम लोग ब्रेक करेंगे वो इतने प्राइम नंबर में टूटेंगे। तो वही लिखे हैं कि जब इतने में टूटेंगे, तो यानी जब कोई प्राइम नंबर किसी को डिवाइड दे रहा है, A उसका डिवाइड दे रहा है इसमें और इसमें, ऐसा ऐसा एक कोई P नंबर होगा जो P का वैल्यू होगा जो इसमें होगा, क्योंकि ये इसको डिवाइड दे रहा है। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि P जो है एक वैल्यू है इसका, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या है, A का है, यानी हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइड A। क्यों? क्योंकि देखिए P जो है वो डिवाइड देता है A स्क्वायर, यानी ये पूरे टर्म में डिवाइड दे रहा है। ठीक, अब कहता है कि P का वैल्यू ये कोई नंबर में से कोई तो एक तो होगा, इसमें बोले या इसमें बोले किसी में तो एक तो होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको डिवाइड दे सकता है, यानी ये प्राइम नंबर है, यानी इसमें कोई एक तो होगा। सपोज दैट हम लोग बोलेंगे कि 4 में 2 डिवाइड दे सकता है, यानी ये 4 के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 आएगा एक ना एक, तब ना इसको डिवाइड दे सकता है। तो इसीलिए इसमें एक ना एक तो नंबर आएगा, इसीलिए हम लोग जान गए कि इसमें कोई एक ना एक वैल्यू P होगा। तो A के अंदर ये तो पूरा वैल्यू A का ही है, A के अंदर जब एक वैल्यू P है तो वो डिवाइड दे सकता है, इसलिए लिख दिए P डिवाइड्स A। चलिए इस थ्योरम से रिलेटेड हम लोग √2, √3, √5 इन सब नंबरों को जो है इन थ्योरम की मदद से हम लोग अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। पढ़ेंगे कि √2 को हम लोग इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, यही आज पढ़ेंगे। हम लोगों का आज का क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग जो है एक लॉजिक का यूज करेंगे। क्या लॉजिक का यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इस टर्म में, क्या √2 को हम लोग रेशनल नंबर ले लेंगे। कहा क्या है, √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √2 को रेशनल नंबर मान लेंगे। उसके बाद जो है उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन ही है। और आगे हम लोग उस रेशनल नंबर का यूज करते हुए कुछ टर्म को आगे ले जाएंगे, रेशनल नंबर को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद जो है देखेंगे क्या वो आगे चलकर √2 रेशनल नंबर का बिहेवियर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, या कुछ कन्फ्यूजन आ जा रहा है। यदि √2 को रेशनल नंबर मान के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और ये कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, कुछ कंट्राडिक्शन क्रिएट कर दे, कुछ टर्म को ऐसा ला दे जो होना नहीं चाहिए, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोल देंगे कि हमने जो माना था वो सही नहीं माना था। क्यों? क्योंकि ये कंट्राडिक्शन दिखा रहा है। इसी तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट √2 इज रेशनल नंबर, लेट √2 इज रेशनल नंबर। ठीक, ये हम लोगों ने मान लिया कि √2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि वो a/b के फॉर्म में, एक ही बात है p/q लिखें या a/b लिखें। तो हम लोग मान लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ √2 इज a/b, इज a/b। हम लोग मान लेते हैं कि √2 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, a/b होगा। ठीक, अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि a और b में भी कोई कॉमन टर्म नहीं होगा। यहां पर a और b में भी कोई कॉमन टर्म नहीं होगा। सिंपलेस्ट का हम बात किए तो लिख देते हैं वेयर नो कॉमन टर्म ऑफ a एंड b एंड b नॉट इक्वल टू 0। ये तुमको भूलना नहीं है, रेशनल नंबर का रूल ये है कि a/b के फॉर्म में तो होगा, b 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। और नहीं, जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म का यूज किया है, यानी सबसे सिंपल से सिंपल फॉर्म, तो उसमें कोई कॉमन फैक्टर टर्म तो नहीं आएगा। अब आगे हम लोग अब √2 बराबर हम लोग अब a/b लिख सकते हैं।
ठीक, क्योंकि √2 को हम लोग ए बाई बी फॉर्म में मान लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा अब बी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब हम लोग इसको यहाँ ले जाते हैं तो यानी 2b स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ठीक, 2b स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो है हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझना है क्या कि ए का वैल्यू जो है 2 नंबर ए स्क्वायर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर है, ऐसा है। यानी ए का वैल्यू 2 और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो आता है, यानी ए स्क्वायर में 2 है, यानी 2 से ए स्क्वायर को डिवाइड दे सकते हैं, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या ये है और इसी में 2 आता है, यानी इस टर्म को हम लोग डिवाइड दे सकते हैं 2 से, यानी 2 कट जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा। हम लोग बोल सकते हैं कि 2 से ए स्क्वायर डिवाइड हो सकता है, वही हमको लिखना है बस। तो यहां पर लिख देंगे ए स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2, यानी ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले जो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था उस थ्योरम का अब यहां पर यूज करेंगे। कैसे, तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या माना कि माना नहीं, ये मेरा आ गया क्या, ए स्क्वायर जो है 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। यहां पर 2 एक प्राइम नंबर है। थ्योरम रिमाइंड कराते हैं आप लोगों को कि कहा गया था कि कोई भी प्राइम नंबर जब किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड दे दे, कोई भी प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड दे दे, ए हमारा इंटीजर है, ए बाई बी के फॉर्म में है तो ए तो इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा है कि कोई प्राइम नंबर यदि किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड दे दे तो वो प्राइम नंबर उसके सिंगल पावर को भी डिवाइड दे सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a इज डिवाइड बाय 2, यानी अब a जो है 2 से भी डिवाइड होगा। यहां पर आप लोग ब्रैकेट में उस थ्योरम का जिक्र कर सकते हैं क्योंकि 2 इज प्राइम एंड 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि a क्या है, प्राइम है और 2 जो है डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, इसीलिए इसका हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि a जो है a में 2 डिवाइड दे सकता है, यानी a के अंदर 2 होगा तब तो डिवाइड दे रहा है। अब देखिए हम लोग जब देखते हैं कि a 2 जो है a को डिवाइड दे सकता है तो उसका क्वॉइसेंट कोई चीज तो बचेगा, क्वॉइसेंट, यानी इधर समझ लेते हैं कि 2 डिवाइड अगर a हो रहा है तो क्वॉइसेंट तो कुछ आएगा। मान लेते हैं कि इसका क्वॉइसेंट c है, जब ये डिवाइड दे देता है तो इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा। डिवाइड कब नहीं दे पाता है, क्यों, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने ये जो वीडियो नंबर 1 में जाना था कि कोई भी डिवाइजर बराबर होता है डिविडेंड, क्या डिविडेंड जो है वो बराबर होता है किसके डिवाइजर क्वॉइसेंट के प्रोडक्ट के और प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर तो 0 है, उसको प्लस तो क्या करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 2c, यानी a बराबर 2c लिख सकते हैं। वेर c हम लोगों ने मान लिया कि कोई इंटीजर है, ठीक, तो a बराबर 2c ऐसा हम लोग मान सकते हैं, लेट कर लिया, क्योंकि 2 a को डिवाइड देता है तो क्वॉइसेंट हमारा c आ गया, ये मान लेते हैं। वेयर c इज इंटीजर, हम लोगों ने c को एक इंटीजर मान लिया, ठीक। अब देखिए यहां a का वैल्यू जो है 2c आया, उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1,
हम लोग जो है इक्वेशन 1 में जो है a का वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 1 है a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो a के जगह पर हम लोग अब 2c पुट करते हैं, यानी 2c, a के जगह पर हम लोग 2c का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या देख रहे हैं कि 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2 से 2 बार में, यानी 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यही हो गया। अब हम लोग b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ऐसा हो गया। इस टर्म को हम लोग देखिए, इस टर्म को इक्वेशन 2 मान लिए, इस टर्म को भी देख रहे हैं आप लोग कि b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर का वैल्यू 2 और c स्क्वायर का प्रोडक्ट के बराबर है, यानी b स्क्वायर का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c स्क्वायर के बराबर है, यानी 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड देगा। जैसे लॉजिक हम लोग यहां पर समझे थे वही लॉजिक यहां पर है, देख लीजिए यहां पर क्या था, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, यहां भी है b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। जैसे यहां लॉजिक लगा वही लॉजिक सेम यहां लगेगा। तो क्या यहां पर लिख सकते हैं अब हम लोग कि b स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2, ये लिख सकते हैं। अब यही नेक्स्ट लॉजिक यहां जो लगा था क्या कि 2 एक प्राइम नंबर है, b एक कोई इंटीजर है, तो अब जो है b भी जो है डिवाइड करेगा 2 से, हो गया। अब देखिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस लाइन के बाद जो है कंट्राडिक्शन स्टार्ट हो गया। यहां तक ठीक था, लेकिन ये लाइन जैसे हमने लिख दिया यहां पर अब कंट्राडिक्शन स्टार्ट हो गया। कैसे, तो देखिए हम लोगों ने माना था कि a और b जो है कोई नंबर है जिसमें कॉमन टर्म नहीं है। हमने माना था कि a और b में कोई भी चीज कॉमन टर्म नहीं है। अब देखिए यहां पर इस लाइन और इस लाइन में आपको कुछ समझ आ रहा है कि b इज डिवाइड बाय 2 और a इज डिवाइड बाय 2, यानी कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कब करता है, जब उसके अंदर ही वो नंबर हो। यानी a के अंदर 2 है तो ही डिवाइड हो रहा है, b के अंदर भी 2 है तो डिवाइड हो रहा है, यानी इन a और b में 2 कॉमन है। लिख सकते हैं a एंड b लिखेंगे 2 इज कॉमन टर्म ऑफ a एंड b। अब यहां पर आ गया कि 2 जो है कॉमन टर्म है a और b का, लेकिन हम लोगों ने क्या माना था कि नो कॉमन टर्म ऑफ a एंड b, a और b का कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। और अब हम लोगों ने जैसे इसको रेशनल नंबर माना था, तो जो रेशनल नंबर का जो रूल है उसको ही भंग कर दिया। क्या लिख दिया, 2 इज कॉमन टर्म ऑफ a एंड b, यानी वहां पर कुछ यहां पर कुछ। लिख सकते हैं इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्ट्स। ये क्या विरोध कर रहा है, ये और ये आपस में एक दूसरे को विरोध कर रहा है एक ही क्वेश्चन में। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा हुआ क्यों, हम लोग इट्स कंट्राडिक्शन इट्स कंट्राडिक्शन एराइज, ये कंट्राडिक्शन कब आया, when you assuming root 2 is rational number। क्या हम लोगों ने लिखा कि ये कंट्राडिक्शन तभी आया जब हम लोगों ने मान लिया कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी हमारा माना हुआ, हमारा कहा हुआ, हमारा समझा हुआ गलत है। रूट 2 जो है रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब हम लोग रूट 2 को रेशनल नंबर लाते हैं तो यहां कंट्राडिक्शन आ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम जो माने थे, हमको माफ करो, रूट टू रेशनल नहीं है। हम लोग लिख देंगे रूट 2 इज इरेशनल, हेंस ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हम लोग मान लिया कि नहीं भाई,
हमने जो माना था वो कुछ गड़बड़ मान लिया है, ये सही नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो कोई भी नंबर अगर रेशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल है। कोई भी नंबर दो नंबर में डिवाइड हो सकता है, एक तो रियल नंबर, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा क्या इरेशनल नंबर। यानी रेशनल नहीं हुआ तो हम लोग अब इरेशनल का ही जाएंगे शरण में कि भाई अब तुम ही कह दो कि √2 इरेशनल है, तो √2 इरेशनल प्रूफ हो गया। देखिए अब जो हमारा जो चैप्टर का ही टॉपिक था कि √3 या √5 इसको भी इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, उसमें इस थ्योरम इस क्वेश्चन से मैं उसमें जो बनाएंगे कुछ डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम √3 और √5 को प्रूफ नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर आप लोगों को क्या चेंजेस करना है बस यही बता देते हैं। क्या ये जो लाइन था सेम लिखेंगे, लेकिन √2 के जगह पर सब जगह अब √3 हो जाएगा। यहां भी √3 तो यहां पर अब 3 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, और यहां पर आके जो यहां पर 4 टर्म आया वहां पर 9 हो जाएगा, 3 बार में कट होगा, यहां पर 3c² वाला b हो जाएगा, b² और 3c, और सब जगह b² डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। यानी जहां जहां 2 हो रहा था वहां 3 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन टर्म जो है 2 आ जाएगा, और यही लिख देंगे कि फिर से हम जो है गलती कर दिए, कि हम लोगों ने गलती कर दिया, ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। 5 के लिए भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, और भी अगला नंबर जो होगा जो भी टर्म के लिए यही सब प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब जो है इसका कुछ और यूनिक कुछ अलग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हमने और 2 एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट में कह रहा है कि जब एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं, यानी एक रेशनल नंबर, यानी ए क्या है हमारा रेशनल नंबर है और √b हमारा इरेशनल नंबर है, ऐसे लेते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो होगा वो इरेशनल होगा। और दूसरा कहता है वही सेम क्वेश्चन है, उसमें केवल यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पर ऐड का यूज किया गया, यानी एक नंबर ए जो रेशनल है, दूसरा नंबर √b जो इरेशनल है, तो दोनों का ऐड जो है इरेशनल होता है। यहाँ पर क्या था, दो नंबर है, एक रेशनल है ए, इरेशनल है √b, दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल, यहाँ दोनों का ऐड इरेशनल। चलिए एक एक करके समझते हैं। इसमें लिखा गया है कि हम लोगों ने जैसे √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ किया, उसी तरह टर्म पे हम लोग इसको भी करेंगे। क्या उसमें भी हम लोग लिखा था √2 क्या है, मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है, तो √2 हम लोगों ने मान लिया था रेशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि जिसको प्रूफ करना था, यानी a √2, यही लिखा हुआ a√2 जो है वो इरेशनल है, तो हम लोग मान लिया a√2 क्या है हमारा रेशनल है, ये मान लिया। तो ये a√2 p/q के फॉर्म में होगा, वेयर q क्या होगा 0 नहीं होगा। और p और q के लिए एक बात और हमने क्या कहा था कि p और q इंटीजर है, और क्या है इसमें नो कॉमन फैक्टर ऑफ pq, उसमें a/b लिए थे, उसमें भी लिखे थे कि नो कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, यहाँ p/q लिया तो नो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q अदर देन 1 तो कॉमन फैक्टर किसी का भी हो सकता है। आगे जब ये नंबर p/q के फॉर्म में है तो √b का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया यहाँ पर। अब आगे देखते हैं कि जब √b का वैल्यू निकाले तो a/aq आया, p को हम लोगों ने पहले ही इंटीजर मान लिया था, यानी कोई भी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं तो p और a और q, a भी रेशनल नंबर है, q कोई भी इंटीजर है वो भी रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल है, ये दोनों भी रेशनल है, यानी a और aq बोथ आर रेशनल। और देख रहे हैं कि aq का वैल्यू 0 तो नहीं है, aq का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 तो यहाँ पर नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि q 0 नहीं है, तो aq भी कैसे 0 होगा। और a भी बोला गया है कि a नॉन जीरो रेशनल नंबर है, यानी a का वैल्यू 0 नहीं है, q का वैल्यू भी 0 नहीं है, यानी aq का वैल्यू भी तो 0 नहीं होगा, aq का वैल्यू क्या होगा 0 नहीं होगा। अब इससे कुछ लॉजिक समझ आ रहा है कि रेशनल नंबर का क्या रूल है कि ये इस p/q के फॉर्म में होना चाहिए। p/q क्या है, p और q रेशनल नंबर है, कोई इंटीजर है, तो p और aq दोनों रेशनल नंबर है, aq नॉट इक्वल टू 0, यानी p/aq ये पूरे टर्म जो है हमारे रेशनल नंबर हो गए, ठीक। यहाँ पर जब p/aq रेशनल नंबर हो गए, p/aq किसका वैल्यू √b का, यानी √b भी रेशनल नंबर हो गए। यहाँ पर एक टर्म लिख सकते हैं
रूट बी इज रेशनल। ठीक, P बाई क्यू कई रेशनल हुए तो इसी का तो वैल्यू रूट बी है ना, तो ये भी क्या हो गए, रेशनल हो गए। अब देखिए हम लोगों को मालूम है, क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि रूट बी इरेशनल है, रूट बी इज इरेशनल, और हम लोगों ने जब माना कि ये रेशनल है तो ये लाइन बता रहा है कि रूट बी क्या है, रेशनल है, क्वेश्चन में दिया इरेशनल है, यानी यहां पर भी कंट्राडिक्शन हो गया। जब हम लोगों ने ए रूट बी को रेशनल माना तो रूट बी को इरेशनल बता दिया, जबकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि रूट बी इरेशनल है और यहां पर आ गया रेशनल। तो ये क्या हो गया, हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। ये कब आया, जब हम लोगों ने ए रूट बी को क्या माना था, रेशनल माना था, अतः ए रूट बी इरेशनल, सॉरी ए रूट बी को हम लोगों ने इरेशनल माना था, इस वजह से जो है ये कंट्राडिक्शन आया। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो पहले माने थे वो गलत था, अब जो है ए रूट बी इरेशनल है, रेशनल नहीं है। अगला यहां पर देखिए, ये तो और छोटा तरह से बनाया गया है। यहां पर एक चीज और, ए और बी के जगह पर कोई भी वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाए तो भी प्रोसेस यही होगा। देख लीजिए, ए के जगह पर अगर आपको कोई नंबर और दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, 10 दे दे, कुछ भी दे दे, और बी के जगह पर भी कुछ भी दे दे और क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व करना है तो भी यही प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। चलिए यहां पर अब जो है कहता है कि ए और बी, ए रेशनल है और रूट बी क्या है हमारे, इरेशनल है, तो दोनों का ऐड प्रूफ करना इरेशनल है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो इरेशनल प्रूफ करना दोनों का ऐड हम लोग मान लिए कि रेशनल है। अब आगे ये नंबर तो रेशनल हो गए और हमारे क्वेश्चन में एक और रेशनल नंबर दिया हुआ है, क्या, ए। दो रेशनल नंबर का सबट्रैक्ट भी रेशनल होगा, यानी एक रेशनल नंबर ये खुद है ये तब, और माइनस कर दिए क्या, जो हमारे क्वेश्चन में रेशनल नंबर दिए थे ए, तो ये भी एक रेशनल होंगे, यानी ये वैल्यू क्या आ गया, ए तो यहां कट गया, तो यानी रूट बी इज रेशनल, ये हो गए। लेकिन हम लोगों को मालूम है वी हैव रूट बी इज रेशनल, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। जब हम लोगों ने इस टर्म को रेशनल मान लिया तो रूट बी रेशनल आ गया, लेकिन बुक में ही, यानी बुक नहीं, हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि रूट बी इरेशनल है, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने इसको माना था कि ए प्लस रूट बी रेशनल है। अब हम लोग ये कह देंगे कि हमने माना था इसीलिए कंट्राडिक्शन आया, यानी कि हमने जब माना था वो गलत था, अतः गलत था तो सही क्या होगा कि वो जो है ए रूट बी जो है इरेशनल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, ए प्लस रूट बी इज इरेशनल नंबर। ठीक, आज जो ये वीडियो है वो रियल नंबर का एंड हो गया, इतना ही आपके क्लास 10 के रियल नंबर में सिलेबस में था। ठीक, अगर आपने 1 से लेकर 4 तक कोई एक भी वीडियो रियल नंबर का नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए। एक वीडियो आएगा रियल नंबर का जो पार्ट 6 होगा, उसमें हम लोग जो है 1 से लेकर 5 वीडियो लेक्चर का समराइज करके एक समरी में समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रियल नंबर का ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।